आज अमित शाह के जेके दौरे का दूसरा दिन एलओसी की चौकी पर जाएंगे। कठुआ में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का जायजा लेंगे। आरजेडी नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब तक 6 याचिका दायर। मुस्लिम संगठन 11 अप्रैल से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। बिहार के बेगूसराय में आज पदयात्रा करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे भाग। राजस्थान में लड़के लड़कियां बना रहे थे आतंकवादी। योग शिविर के नाम पर आतंकी हमलों की ट्रेनिंग। लाल डायरी में बंद ऐसे कई राज। दिल्ली में सनकी आशिक ने 20 सड़क पर लड़की पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू, फिर काटा खुद का गला। एमपी राजस्थान में हीट वेव, 20 जिलों में अलर्ट। बाड़मेर में 45 डिग्री तो भोपाल में पहली बार तापमान 40 के पार। 11 दिन में देश भर में लू की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में समागम कार्यक्रम दोपहर 3 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव पर विस्तृत चर्चा। समागम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी। कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रभाव। समागम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी। सीएम योगी अध्यक्षता में समागम कार्यक्रम। दोपहर 3 बजे शुरू होगा समागम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विस्तृत चर्चा। कार्यक्रम का उद्देश्य और प्रभाव। लखनऊ से खबर, सीएम योगी की अध्यक्षता में समागम कार्यक्रम। एक राष्ट्र एक चुनाव पर विस्तृत चर्चा। समागम में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी। दोपहर 3 बजे शुरू होगा कार्यक्रम। खबर लखनऊ से, चौक डाकघर के अधिकारियों पर लाखों की धोखाधड़ी की एफआईआर। निजी कंपनी के कर्मचारी ने चौक कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर। 10 लाख से ज्यादा धोखाधड़ी की अज्ञात लोगों पर दर्ज एफआईआर। ठाकुरगंज के सोमेश मोहन रस्तोगी ने खुलवाया था बजट खाता। चौक डाकघर में सालों पहले खुलवाया गया था बजट खाता। बजट खाते में करीब 15 लाख रुपए जमा किए थे। 27 मार्च को डाकघर से मिली रकम होने की जानकारी। केवाईसी करने के बाद पहुंचे पीड़ित के खाते से गायब हुए रकम 2017-2020 के अंतराल में खाते से निकली रकम। बहरहाल
चौक पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बचत खाते से गायब हुई रकम, 27 मार्च को डाकघर से मिली रकम गायब होने की जानकारी। दो 2017 से 2020 के अंतराल में खाते से निकली रकम सत्ताईस मार्च को डाकघर से मिली रकम गायब होने की सूचना। केवाईसी कराने के लिए पहुंचे पीड़ित के खाते से गायब हुई रकम। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके। शिवा, अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी है जिस तरीके से पीड़ित ने एफआईआर करने में बताया है। बिल्कुल, लखनऊ से ठाकुरगंज के जनरलगंज में रहने वाले सुमेश मोहन रस्तोगी का आरोप है कि उन्होंने चौक के ही पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता खुलवाया था, जिसमें उन्होंने कई सालों में तकरीबन 15 लाख से ज्यादा की रकम जमा करी। लेकिन हैरानी इस बात की कि जब वो 27 मार्च को डाकघर में अपनी केवाईसी कराने पहुंचे तो उनको जानकारी मिली कि 2017 से लेकर के 2020 तक उनके खाते से लाखों रुपए निकाले गए, जिसकी अनुमान कीमत लगभग 10,39,000 है और अवैध तरीके से इस रकम को निकाला गया, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को और कर्मचारियों को वहां पर दोषी ठहराया है। जब उन्होंने डाकघर में इस बात को लेकर के कई बारी अपने एजेंट से, अफसरों से पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उनको कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जिससे आहत होकर के उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और लखनऊ के चौक कोतवाली में उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है, जिन्होंने उसमें अपने एजेंट प्रीतम सिंह को और पोस्ट ऑफिस के जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं उन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि उनका गलत तरीके से पैसा निकाला गया और 10,39,000 रुपए अवैध तरीके से उनको निकाला गया, जिसकी जानकारी ना तो पोस्ट ऑफिस ने किसी भी तरीके से दी, ना तो ये रकम उन्होंने निकाली है। तो सुमेश रस्तोगी के पास में कई ऐसे एविडेंसेस हैं जो उनके पास मौजूद हैं और इस मामले को लेकर के पोस्ट ऑफिस में खलबली मची है कि आखिरकार को वो कौन ऐसा शख्स है, कर्मचारी, अधिकारी है जिन्होंने अपने एक कस्टमर के अकाउंट से, बचत खाते से इतनी भारी रकम निकाली है। और ये एक तरीके से अपराध कहा जाएगा और जो चौक पुलिस है इस पूरे मामले में उन्होंने परसों रात में एक एफआईआर दर्ज की है संगीन धाराओं में और जरूर पुलिस के अधिकारियों का यही कहना है कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, वहां के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाएंगे और जो बैंक से निकालने के जो टेक्निकल टर्म्स है वो साइबर टीम की एक टीम से मदद लेंगे और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और जिसमें भी अवैध रूप से इनके बचत खाते से जो भी रकम निकाली है उसकी गिरफ्तारी जरूर की जाएगी। बिल्कुल शिवा, बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बताया निजी कंपनी के कर्मचारी ने चौक कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। 10 लाख से ज्यादा धोखाधड़ी के अज्ञात लोगों पर दर्ज एफआईआर। सत्ताईस मार्च को डाकघर से मिली रकम गायब होने की
लखनऊ से खबर है। सपा नेता विनय शंकर तिवारी के दफ्तरों पर छापेमारी। लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई में ईडी की छापेमारी। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के दफ्तरों में ईडी की छापेमारी। बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने की शिकायत, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज कर शुरू की थी जांच। ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केस दर्ज कर शुरू की जांच। बैंक के लोन को दूसरी जगह निवेश कर हड़पने का मामला। बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने की थी शिकायत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शिवा, अगर बात की जाए तो ये पहला मौका नहीं है जब विनय शंकर तिवारी के यहाँ रेड पड़ी हो ईडी सीबीआई की। शिवा, चिल्लू पास सीट से पूर्व विधायक भी रहे समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी नेता विनय शंकर तिवारी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई के अवसर कर रहे हैं। इसमें लखनऊ, मुंबई और नोएडा के साथ देश भर में जो 10 ठिकाने हैं उन पर ईडी के अफसरों ने आज सुबह से छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। आरोप ये है कि मिसेस गंगोत्री इंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी है विनय शंकर तिवारी की, और उसमें अपने इन्होंने प्रमोटर और निदेशक के साथ मिलकर के बैंक ऑफ तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का एक लोन लिया था। तो इस लोन को वापस नहीं करी, 754 करोड़ रुपए का बैंकों को नुकसान हुआ। और ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही नहीं है, इसके साथ साथ जो अन्य बैंक के हैं उनको भारी रकम का एक नुकसान हुआ था। और जब ये मामला सुना तो उस मामले में न सिर्फ FIR दर्ज हुई बल्कि सीबीआई ने इस मामले में पूरी FIR दर्ज की। ईडी ने अपने यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किए थे और 2023 में विनय शंकर तिवारी की बहुत ज्यादा संपत्तियां हुई थी, जब्त किया गया था, जिसमें कृषि व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स थे, आवासीय थे, ये सभी जब्त की थी, जब्त किया गया था। तो बड़ी एक कार्रवाई हुई और 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अभी तक ईडी के अफसर मामले में अटैच करते हैं, लेकिन सूत्रों के भी खबर है कि इसको अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी है। अगर चार्जशीट पेश नहीं होगी तो लमसम हो जाएगी इस मामले में। तो आज सुबेरे चार्जशीट फाइल करने से आ सकता है। पहले पुलिस ने ईडी के अफसरों ने एक बड़ी कार्रवाई की, 10 ठिकानों पर विनय शंकर के क्या रेड की है, और जरूर इस रेड में बहुत कुछ चीजें उनको ऐसी मिलेगी जो चार्जशीट में उनको हेल्प करेंगे। और ये रेड जब खत्म होगी तो जरूर देखने वाली बात है कि ईडी के अफसरों को इस रेड में क्या मिला है और कौन कौन से ठिकानों को मिला है। और ये रेड लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और उसके साथ मुंबई में भी पूरी छापेमारी चले। तो अब चार्जशीट फाइल करने से पहले विनय शंकर तिवारी के ऊपर एक आखिरी रेड की जा सकती है, बड़ी। और जो संपत्ति अटैच की गई है, ईडी के अफसर उस बात का भी कोर्ट में ब्यौरा पेश करेंगे कि 72 करोड़ के आसपास की जो संपत्ति है वो उनकी कुड़ की गई है। लेकिन अभी ऐसी और रिकवरी होनी है, क्योंकि 1123 करोड़ का जो लोन था वो इन्होंने विनय शंकर तिवारी ने लिया था और अपनी कई कंपनियों से इस पैसे को डाइवर्ट किया था, जिसमें इनके पत्नी के खाते थे, इनके बेटे के खाते थे। तो अब समाजवादी पार्टी के नेता रहते हुए ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई विनय शंकर तिवारी के ऊपर दोबारा की गई है। कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के गोरखपुर से, और इनके पिता भी हरिशंकर तिवारी थे, वो भी बहुत बड़े नेता थे गोरखपुर के। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गंगोत्री इंटरप्राइजेस के दफ्तरों पर ईडी की छापेमारी। और सीधे आपको गोरखपुर ले चलते जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है, जहां से हम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। परिवार को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह अब सतत नहीं बल्कि समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के कार्य कर रहा है।
मित्रों, जब हम विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो भारतीय मनीषा ने पश्चिम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बजाय, यानी सतत विकास की बजाय, एक समग्र विकास की परिकल्पना को सामने रखा। हमने जीवन के एक पक्ष को लेकर के काम नहीं किया। हमारा दृष्टिकोण समग्रता को लेकर के होता है और उस समग्रता का दर्शन आज यहां पर विश्वविद्यालय के अंदर नव निर्माण के कार्यक्रमों के लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम के माध्यम से, विश्वविद्यालय के लिए नव चयनित फैकल्टी मेंबर्स की नियुक्ति और शपथ ग्रहण समारोह के माध्यम से और अपने अपने विषय को लेकर के विश्वविद्यालय को बेहतर रैंकिंग प्रदान करने वाले उन शिक्षकों के सम्मान को लेकर के, यह समग्र दृष्टि नहीं तो क्या है? अगर हमारा पक्ष सतत का होता, सस्टेनेबल होता, तो हम किसी एक पक्ष को लेकर के काम करते, उसी पर फोकस करते। लेकिन नहीं, यह भारतीय दृष्टि है कि हम समग्रता पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज उसका दर्शन इस विश्वविद्यालय के अवसर पर हो रहा है। मैं नवनियुक्त 76 शिक्षकों को, जिन्हें अभी यहां पर विश्वविद्यालय के कुलपति ने शपथ ग्रहण करवाया है, विश्वविद्यालय परिवार में शामिल होने के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन्हें इस बात को ध्यान रखना होगा कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा बने हैं। इनकी एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के उपरांत उनका विश्वविद्यालय की सिलेक्शन बोर्ड ने उन्हें विश्वविद्यालय के अनुकूल पाया। अब उनका दायित्व होना चाहिए, जिस के उनका चयन हुआ है, वे उस कार्य में अपने आप को उन्हें साबित करना होगा। अभी आपने प्रवेश लिया है, लेकिन आपको अपने साबित करना होगा कि चयन बोर्ड के द्वारा आपको चयन प्रक्रिया के माध्यम से जो आज सिलेक्शन हुआ है, यह सिलेक्शन उत्कृष्टतम सिलेक्शन था। विश्वविद्यालय के विकास की समग्र विकास प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के जब आप कार्य करेंगे और अपने आप को साबित करने का जो अवसर जो बार बार आपको प्राप्त होगा, तो वही आपके लिए एक अवसर भी होगा। विश्वविद्यालय प्रोग्रेस करेगा तो आप भी उसके साथ सम्मान के पात्र बनेंगे। विश्वविद्यालय पे अगर कहीं कोई डेंट आएगा तो याद रखना, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं उससे बचा रह पाऊंगा। हर एक व्यक्ति जो संस्था से जुड़ा हुआ है उसकी प्रगति का हिस्सेदार भी है, और अगर उसकी प्रगति नहीं बल्कि उन्नति के बजाय वो अवनति की तरफ जा रहा है तो उस अवनति के लिए जिम्मेदार भी है। ये दोनों चीजें जीवन में समान रूप से चलती हैं। कोई भी सफलता टीम वर्क से ही प्राप्त होता है और कोई भी विफलता जब टीम वर्क में सभी सदस्य केवल अपने लिए तो सोचते हैं, इंस्टीट्यूशन के हित में नहीं सोचते, तो उस आपसी खींचतान के कारण उसके विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और अगर वह कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसकी रैंकिंग भी उससे प्रभावित होती भी जाती है।
आज का समय एक प्रतिस्पर्धा का समय है। आपने देखा होगा, कभी भारत दुनिया के अंदर शिक्षा में, तकनीक में दुनिया का मार्गदर्शन करता था। हम विश्व गुरु कहलाए क्योंकि हम लीड करते थे दुनिया को। कहते हैं 1600 ईस्वी के पहले दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 30% से अधिक थी। और यह तब तक भारत ने बहुत कुछ खोया था। यानी अगर 10वीं सदी को हम देखें तो 10वीं सदी तक भारत का दुनिया की जीडीपी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी अकेले भारत की हुआ करती थी। ये लगातार गिरती गई, ये नीचे आता गया। अंग्रेजों ने अपने कालखंड में, अपने समय में यहां के संसाधनों को लूटा, भारत को रॉ मटेरियल का एक अड्डा बनाया और यहां के हर एक संसाधन को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुनिया के मार्केट तक पहुंचा करके यहां की अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज देखते ही देखते भारत कहां है। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यानी भारत इसलिए 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है क्योंकि आज भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। हर एक क्षेत्र में भारत आज अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने भारत अपने आप को साबित कर रहा है, हर भारतीय अपने आप को साबित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। हो सकता है इससे पहले भी हो संभावना थी, क्योंकि देश तो वही है, संसाधन भी वही है, तंत्र भी वही है, नेतृत्व बदला और उस नेतृत्व ने अपने दूरदर्शिता के कारण आज भारत को दुनिया के सामने उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है जहां पर जाने के लिए पूरी दुनिया उतावली दिखती है। मित्रों, किसी व्यक्ति हो या देश, उसकी सबसे सही पहचान का समय होता है जब उसके सामने चुनौती होती है, संकट होता है। दुनिया के सामने संकट आया था वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान। दुनिया के बड़े बड़े देश धराशायी हो गए, पस्त हो गए कोरोना के सामने
उनकी हालत अत्यंत खराब हो चुकी थी। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हुए भी 140 करोड़ लोगों को फ्री में टेस्टिंग की सुविधा प्रदान कर रहा था। उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा भी प्रदान कर रहा था। उनके लिए वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी उनके साथ जोड़ रहा था। फ्री में वैक्सीन भी सभी लोगों को दे दिए और जरूरतमंदों को फ्री में राशन की सुविधा का भी लाभ प्रदान कर रहा था। दुनिया के अंदर किसी देश में नहीं हो पा रहा था। कहीं वैक्सीन नहीं था, कहीं टेस्टिंग किट नहीं थी, कहीं पर राशन के लिए लोग परेशान थे, कहीं उपचार की व्यवस्था नहीं थी। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस महामारी के सामने पस्त होती भी दिखाई दी। लेकिन भारत ने अपने आप को साबित किया। अवसर सबको मिलते हैं। याद रखना, जो कोरोना कालखंड में दुनिया के सामने अवसर थे, वे अवसर सबको मिलते हैं। बस जो धैर्य के साथ उन चुनौतियों का सामना करता है वह निखरता है, और जो उससे पलायन करता है वह बिखरता है। और यह व्यक्ति के जीवन में भी और राष्ट्र के जीवन में भी यही अक्सरशः सही बैठता है। हम इस विश्वविद्यालय के, आप इस विश्वविद्यालय के यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, यहाँ के छात्र छात्राएं भी हैं, शिक्षक हो या छात्र, सबकी अपने अपने क्षेत्र में अपनी जवाबदेही है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कुछ नयापन करने की, लीक से हट करके कुछ नयापन करने की। और ये हर एक क्षेत्र में संभावनाएं हैं। अगर आपको एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करना है तो आपके लिए वे अवसर मौजूद है। समाज की आज की आवश्यकता क्या है? आज पूरी दुनिया, आप सामान्य जीवन में भी इस बात को अनुभव करते होंगे। हम इस मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बने हुए हैं। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्रोत से या फिर शासन के सहयोग से इसको संचालित कर रहा है। अगर यही निजी क्षेत्र में होता तो एक एक छात्र की फीस बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। सामान्य छात्र उसको वहन करने में असमर्थ होता, चुनौती होती उसके सामने। लेकिन शासन ने उसको एक व्यवस्था के साथ जोड़ा कि हर एक छात्र को अवसर मिल सके, वह आगे बढ़ सके। लेकिन क्या शासन में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, वो मुख्यमंत्री हो या विभाग हो या शासन का कोई विभाग हो, क्या वो अपने पास से पैसा देता है? समाज के कंट्रीब्यूशन से, समाज का टैक्स पेयर जब पैसा देता है, सरकार उस रेवेन्यू को कलेक्ट करके फिर विकास के लिए एक बजट तैयार करती है और फिर अलग अलग विभागों को पैसा उपलब्ध कराती है। उन विभागों के माध्यम से, उन मंत्रालयों के माध्यम से संबंधित विभाग को पैसा जाता है और फिर आपकी संस्था में भी पैसा जाता है। यानी अंततः समाज की स्थिति वही है जैसे इस जीवन चक्र का होता है। आप देखते होंगे कि बरसात होती है, पानी बरसता है और पानी नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है।
समुद्र से वाष्प बनकर के कब और फिर बादल बना है किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर आवश्यकता के अनुरूप समान रूप से सभी जगह बारिश करते हुए फिर उस चक्र को चलाता रहता है। और उसी पर आधारित होती है शासन की व्यवस्था भी। टैक्सेशन सरकार का उसी पद्धति पर आधारित होता है। व्यक्ति से सीधे नहीं लिया जाता, कहीं जीएसटी के माध्यम से लेता है, कहीं पर वैट के माध्यम से सरकार लेती है, कहीं पर किसी अन्य उसके माध्यम से पैसा सरकार के पास जाता है। यानी अगर आप कहें तो इस पूरा जीवन चक्र एक दूसरे के साथ समन्वय और एक दूसरे के साथ सहयोग पर आधारित होता है। तो हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। आप अपने आप को केवल एक कैंपस तक सीमित कैसे कर सकते हैं? आखिर उस समाज के प्रति भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए और अपने देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के नाते, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाते भी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम सस्ती तकनीक कैसे उन लोगों तक पहुंचा सके। और ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है। आज की चुनौती क्या है? पर्यावरण की एक चुनौती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका आवास बने, लेकिन आवास टिकाऊ तो हो लेकिन सस्ता भी हो। विकास के लिए कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कैसे हम तकनीक ऐसा पैदा करें कि हर एक व्यक्ति को समाज के अंदर होने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी समयबद्ध तरीके से लेकिन सामान्य वे के साथ मिले, अतिरिक्त उसको ऊर्जा न लगानी पड़े, उसको वह उपलब्ध हो सके। ऐसा कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है कि वह व्यक्ति अपने जीवन को बहुत सरलतापूर्ण, सहजतापूर्ण तरीके से अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? तकनीक इसमें बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है, बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। लेकिन तकनीक इतनी महंगी न हो कि वह एक सामान्य नागरिक की पहुंच से दूर हो जाए। तकनीक से पिछले 10 वर्ष में देश के अंदर बहुत परिवर्तन हुए, लेकिन दैनिक जीवन की स्थिति, दैनिक जीवन में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब हर वर्ष हम लोग आवासीय व्यवस्था को के लिए, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास की योजना निकालते हैं। सरकार का शेयर उसमें होता है। सरकार उसको ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपए देती है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 1,30,000 रुपए तक की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। शौचालय के लिए अलग से 12,000 रुपए की राशि अतिरिक्त उपलब्ध करवाते हैं। नगरीय में 2.5 लाख रुपए की एक राशि हम उस गरीब को उपलब्ध करवाते हैं। 1,20,000 या 1,30,000 रुपए में ग्रामीण क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए में आवास बनाने के लिए क्या हम कोई ऐसी तकनीक अपने स्तर पर विकसित कर सकते हैं कि इस राशि के अंदर ही वह गरीब अपना मकान बना सके? क्या हम तकनीक को ऐसा डेवलप कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए जो चुनौती हमारे सामने है, ईंट का इस्तेमाल हम करते हैं। ईंट जो सबसे उर्वरा भूमि होती है उसी से ईंट भी बनते हैं, उसी मिट्टी से ईंट बनते हैं। और ईंट के भट्टे जहां लगाए जाएंगे उसके आसपास के क्षेत्र में आप देखते होंगे कि काफी बड़ी भूमि, काफी बड़ी लैंड ऐसी होती है जो अनुपजाऊ सी हो जाती है। बहुत पहले से आप भी सुनते रहे होंगे, कहीं ईंट का भट्टा लगता है, उसके अगल बगल कोई बाग होगा, वो बाग खराब हो जाता है। अगर आप कभी सर्दियों में ईंट के भट्टे के आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत गर्म मिलेगा, बहुत गर्म मिलेगा।
सामान्यतः ग्राउंड वाटर की स्थिति क्या है? आप गर्मियों में आप उसको लीजिए, सुबह दोपहर शाम वो आपको ठंडा मिलेगा, लेकिन अगर आप सर्दियों में लेंगे तो वह हल्का गर्म मिलता है। लेकिन ईंट के भट्टे के आसपास कहीं भी आप उसको लेंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा होगा, यानी वह कहीं ना कहीं आपके पर्यावरण को खराब कर रहा है। हमने सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के निस्तारण के लिए कौन सी तकनीक विकसित की है, जबकि आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप उस प्रक्रिया के साथ न जुड़े हुए हों। ये बनाया जा सकता है, सस्ते मॉडल खड़े किए जा सकते हैं। हम किसी एक परिसर को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। और ये तो हमारी पुरानी परंपरा पर, हमारी भारत के अंदर तो ये चीजें गांव-गांव में पहले होती थी। हर गांव में पहले क्या होता था, कुछ चीजों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे हर गांव में खाद का गड्ढा होता था। खाद का गड्ढा क्या बताता था? खाद का गड्ढा इस बात को बताता था कि गांव में सॉलिड वेस्ट को कहां इकट्ठा कर देना है। सॉलिड वेस्ट का वो स्थान हो जाता था और वह साल भर का सॉलिड वेस्ट एक जगह इकट्ठा होता था और फिर वही कंपोस्ट बनता था। लोग उसको अपने खेत में फिर लेके जाते थे, फिर अगले साल के लिए उसको तैयार कर देते थे। सॉलिड वेस्ट का एक माध्यम था। धीरे धीरे करके उस पे कब्जे होते गए। आज न शहर में डंपिंग ग्राउंड बन गए, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ खड़े हो गए। तो यहाँ पर आप से आदित्यनाथ को गोरखपुर से जो मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में 91 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे थे। लोग करते खबरों का रायबरेली और बकरी चोरी करते चोर को ग्रामीणों ने पकड़ा। 4 बकरी खोल कर ले जा रहा था शातिर चोर। ग्रामीणों ने दौड़ाकर चोर को पकड़ा। बिजली के खंभे से बांध कर चोर की पिटाई की गई। ग्रामीणों ने रात में ही दी पुलिस को सूचना। पुलिस ने चोर को मेडिकल करा कर ले गई थाने। चोर को खंभे में बांध वीडियो हुआ वायरल। ग्रामीणों रात में ही दी पुलिस को सूचना। बिजली के खंभे से बांधकर चोर को पीटा। ग्रामीणों ने रात में ही दी पुलिस को सूचना। मुरैना से खबर है, आवारा कुत्तों का आतंक। 3 साल की मासूम बच्ची को किया जख्मी। मासूम बच्ची के चेहरे पर करीब 25 टांके। 3 साल की मासूम बच्ची को किया जख्मी। तीन साल की मासूम बच्ची को किया जख्मी।
खबर जबलपुर से, जहां शंकरधानी जबलपुर में नवरात्रि के 9वें दिन मां कालका के 10 मुखी काली मंदिर में भव्य हवन यज्ञ और दीप यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में माता के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने अपने परिवार और हिंदुत्व का परचम लहराते हुए माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। मान्यता है कि मां काली के स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसके चलते भक्तों ने इसे पवित्र अवसर पर हवन पूजन की प्रक्रिया पूरी की। आज जो है श्री दशमुखी माता महाकाली मंदिर स्थान पर प्रत्येक वर्ष अनुसार विदित कई जब से माँ भगवती का स्थापना दिवस चल रहा है, जब से हवन का होता ही है, प्रत्येक मंदिरों में होता है, प्रत्येक देवालयों में होता है। और माँ भगवती के हवन करने से और पूजन करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसी की भांति यहाँ जो है 9 दिवस अखंड ज्योत जलती है, अखंड कलश स्थापना होती है, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं, जिसमें सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। वर्ष किया जाता है, तो आज हम सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हवन पूजन कर रहे हैं। साथ ही में प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है और इसी तरीके से हम प्रतिवर्ष हर नवरात्रि में और हवन करते हैं, पूजन करते हैं और नवरात्रि को इसी तरीके से। जबलपुर के मध्य स्थल पर स्थित 10 महाशक्तियों में 8वीं महाशक्ति बगलामुखी के मंदिर में इस वर्ष भी हर साल की तरह अखंड ज्योत प्रज्वलित की गई। मान्यता है कि यह अखंड ज्योत भक्तों द्वारा बरती जाती है और 9वीं के दिन शत्रु नाशिनी मां बगलामुखी का हवन कर उन्हें समर्पण की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि मां बगलामुखी प्रसन्न होकर अपने भक्तों को भय मुक्त, शत्रु मुक्त और धन धान्य की प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि महापर्व रहता है, तो नए साल में हमारे जो है 9 दिन तक भगवती की उपासना होती है। उपासना के बाद आज भगवान का जन्म यदा यदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवतु भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संसनाप्ताय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान जो भक्तों के कल्याण के लिए विप्रधैन सुर संतत लीन मनोज अवतार, तो भगवान जो है वहाँ पर अवतार धारण करते हैं पृथ्वी पर। तो आज रामनवमी भी रहती है और 9 दिन की पूजन और 10 महाविद्याओं की साधना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सच्चंडी महायज्ञ, तो सबकी जो रहती है पूजन 9 दिन तक। आज के दिन उनको पूर्ण आहुति के रूप में भगवती को आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं। खबर मंडला से है, जहां कान्हा नेशनल पार्क जो अपनी बाघों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है, उनमें से एक दुर्लभ और रोमांचक नज़ारा देखने को मिला है। कटिया मोचा के पास रात के वक्त 4 बाघों को सड़क पार करते हुए देखा गया। यह दृश्य न केवल पर्यटकों के लिए हैरान करने वाला था, बल्कि उन्हें इस दुर्लभ पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पार्क के आसपास के क्षेत्र में बाघों के इस अद्भुत दृश्य ने सभी को रोमांचित कर दिया। पर्याप्त है, यहाँ वीडियो आगे मत कर। पता है हम लोग को वो आदमी ही रास्ता दिखाई नहीं, आगे मत कर, मैं पर्याप्त कर रहा हूँ, भाग जाएगा। अरे कितने सारे टाइगर्स, 4-5 उसके बच्चे भी आ रहे हैं। अरे बैठ गया, और आओ पीछे, और आ रहा है, एक और आ रहा है। कहाँ? उसके पीछे देना, मेरा अल्ट्रा देना, उसकी माँ है ये। नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं यही, मत कर सन्नी, पर्याप्त है, यहाँ वीडियो आगे मत कर। मीनू पता है हम लोग को वो आदमी ही रास्ता दिखाई। नहीं, आगे मत कर, मैं पर्याप्त कर रहा हूँ, भाग जाएगा। अरे कितने सारे टाइगर्स, 4-5 बढ़ा, उसके बच्चे भी आ रहे हैं।
अरे बैठ गया और आओ पीछे और आ रहा है एक और आ रहा है कहाँ वो तो उसके पीछे देना मेरा अल्ट्रा देना उसकी माँ है ये नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं यहीं मत कर चिल्ला। मुरैना के सेंथरा अहिर गांव में एक युवक को प्रेमिका से मिलने के बहाने बुलाकर 24 घंटे तक बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रेमी संदीप बकरौली गांव का रहने वाला है, जो फिलहाल लेन रोड अंबाग में रहता है और पोस्ता थाने में शिकायत दी गई है। संदीप ने बताया कि 4 अप्रैल को उसकी प्रेमिका किरण निवासी गोरमी ने उसे फ़ोन कर मामा के यहाँ सेंथरा अहिर बुलाया था। वहीं पहुंचने पर किरण ने मामा के परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया, फिर 24 घंटे तक बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा। भाई मैं अपनों का जानता हूँ जी तुम्हें काम मिलेगी वो तो नहीं हॉस्पिटल में पड़ा मिला है। खबर अंबिकापुर से, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नक्सलियों के खिलाफ राज्य सरकार की नीति पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के साथ किया, वैसे ही अब सरकार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि श्री राम ने रावण को पहले शांति का संदेश दिया था, लेकिन जब रावण ने उसे नकारा तब राम शस्त्र उठाकर उसका वध किया। सिंहदेव के अनुसार सरकार ने नक्सलियों के साथ शांति वार्ता करने का प्रयास किया और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नक्सलियों ने इन प्रयासों को असफल किया। वैसे में सरकार नक्सलियों के खिलाफ हथियार का जवाब हथियार से देना पड़ रहा है। वो यही करता है। आप पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ, मुख्य धारा में आओ, शांति में आओ। नहीं आए, रावण जी ने हरण किया और बहुत सारे काम किए। यज्ञों में दानव आते थे और यज्ञ को। खबर फतेहाबाद से, जहां फतेहाबाद पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी आईपीएस के दिशा निर्देशों में अपराध मुक्त फतेहाबाद अभियान के तहत अपराध शाखा के महज 24 घंटे में ठुइया गांव में हुई हत्या का खुलासा किया गया। पुलिस ने घटना में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतक प्रदीप कुमार, जो ग्राहक सेवा केंद्र CSC चलाता था, उस पर 4 अज्ञात युवकों ने हथियार से फायर किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की पहचान की, जिनमें शक्ति, अभिषेक, अंकित, सुशील, विक्रम, रोहतास और जुनाइल शामिल हैं। पुलिस ने पूछताछ के बाद खुलासा किया कि यह हत्या लूट के इरादे से की गई थी। हरियाणा में फिर से एंटर करने का प्रयास टीम को बुला लो। आगे निकालना होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 4 तारीख की शाम को ठुइया गांव जो पड़ता है हमारे भट्टू थाने के एरिया में, वहाँ पे एक SBI का कस्टमर सर्विस पॉइंट जो चालक थे, उनका मर्डर किया गया था और वहाँ से मौके से एक लैपटॉप जो है वो चोरी किया गया था। तो उसी इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये जो इंसिडेंट है ये हमने वर्कआउट कर लिया है पुलिस ने। ये एक बॉच्ड डकैती का अटेम्प्ट था। जो लोग थे वो वहाँ पे आए थे ये सोच के कि जो ये कस्टमर सर्विस पॉइंट्स होते हैं इनमें रफली करीबन 1.5-2 लाख रुपए तो मिल ही जाते हैं, तो वो उसी की डकैती करने की मंशा से ही वहाँ पे आए थे। पैसे वो नहीं ले जा पाए क्योंकि वहाँ पे जो चालक थे, संचालक थे, उन्होंने जो चाबियाँ थी वो बाहर फेंक दी खिड़की से, तो पैसे नहीं ले जा पाए। तो उन्होंने वहाँ पे फायर किया था। उन्होंने 3 राउंड फायर करे थे, जिसमें से एक मिस फायर हुआ था और एक जो डिसीज्ड है, जो विक्टिम है प्रदीप कुमार, एक उनको चेस्ट में लगा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।